चल देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक एनसीईआरटी बेस्ड और थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे ताकि आपका नीट भी कवर हो जाए इसमें और 11th क्लास का भी वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाए। हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं सेल की। सबसे पहला टॉपिक हमारा सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। हाँ, और ये जो सेल की डिस्कवरी थी ये डेड सेल थी और जो प्लांट यूज किया था वो कौन सा प्लांट था? ओक प्लांट था, कोएरिकस सुबेर। ठीक है, कोएरिकस सुबेर ये प्लांट। और इसकी कॉर्क ली थी, कॉर्क सेल का स्लाइस बनाया था और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में इसको देखा था और देखने पे उन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिले थे और उन्होंने इस एक स्ट्रक्चर को, एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दे दिया और यहीं से सेल नाम पड़ गया। असल में कंपार्टमेंट का मतलब सेल होता है, ठीक है, लेकिन जब इन्होंने दे दिया तो भाई कोई बात नहीं। इन्होंने जितनी भी फाइंडिंग्स की उन्होंने उनको अपनी एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफी। ठीक है, 65 में इसमें इन्होंने लिखा। ठीक, इस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफी। अब ये डेड सेल थी, पहली डिस्कवरी इन्होंने कर दी। कब की? 1665 में। दूसरे आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या करा? इन्होंने पॉन्ड वाटर की स्टडी की, पॉन्ड वाटर की, और अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में इसको भी देखा। सबने अपनी अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी। पॉन्ड वाटर की स्टडी में इन्होंने देखा कि कुछ चलती फिरती चीजें इन्हें दिखी। वो चलती फिरती चीजें क्या थी? बैक्टीरिया थे। तो इस तरह से पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई और वो लिविंग सेल क्या थी? बैक्टीरिया। ठीक, और ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा है? प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट होता है। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट की। तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हुई प्रोकैरियोटिक सेल की जो लिविंग था, ठीक है, और वो किसको श्रेय जाता है? ल्यूवेनहॉक को, और ये 1674 के करीब ऐसा किया गया। क्लियर? यहां पे हमने आपकी सेल की डिस्कवरी की बात कर ली। अब सेल के टाइप की बात करते हैं। सेल दो टाइप की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है इंसिपिएंट, प्रिमिटिव। हाँ, इंसिपिएंट या प्रिमिटिव, ठीक है, यानी स्टार्टिंग। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव या शुरुआती अर्ली न्यूक्लियस मिल रहा था, यानी कि एवोल्यूशन हो रहा था, दुनिया बन रही थी और शुरुआती न्यूक्लियस का एक शेप बन रहा होगा। उन सेल्स को हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा है। इन सेल की खासियत ये होती है कि जैसे हमारी यूकैरियोटिक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। तो ट्रू न्यूक्लियस होता कैसा है, थोड़ा सा उसको समझिए। ट्रू न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है और न्यूक्लियर एनवेलप में बीच बीच में छेद होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कह देते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है, क्रोमैटिन का जाल पड़ा होता है जो आगे चल के सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोलस होती है जिसके अंदर आरआरएनए का स्ट्रक्चर बनता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में। ये इतनी चीजें एक न्यूक्लियस के अंदर होती। अब हम बात करें इसकी, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं होगी, ठीक है। एनवेलप जब नहीं होगा, एनवेलप एब्सेंट है तो क्या होगा? जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल है या जितना भी इसका डीएनए है वो सेल में किसी एक साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। पर पूरे में नहीं फैला रहता, साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, किसी एक साइड में रहता है और उस जगह को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड। उस जगह को क्या कह देते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। न्यूक्लियस की जगह यहाँ क्या होगा? यहाँ न्यूक्लियोइड मिलता है। यहाँ न्यूक्लियस नहीं मिलता, यहाँ क्या मिलता है? न्यूक्लियोइड मिलता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा रहता है, करता रहता है, ठीक।
इसके अलावा और चीजें भी मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट को इस पूरे सेशन में। लेकिन पहले फिर से बांट लेते हैं। सेल को हमने बांटा दो पार्ट में, अभी बांटा किसमें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। फिर यूकैरियोट को फर्दर बांट देंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस। इस तरह से हमारी सेल जो है वो पूरा हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो इस सेशन का टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, आइए प्रोकैरियोटिक सेल को देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल में असल में होता क्या है। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें सबसे बाहर की तरफ जो एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं एनवेलप, सेल एनवेलप। ये एनवेलप में आप लोग हमें बताते जाएंगे क्योंकि हम आपको तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। सेल एनवेलप होता है, इस सेल के एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ और फिर सबसे अंदर की तरफ 3 लेयर्स हैं। एक एक करके हम हर लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर हम ये हटा देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ये लिखा हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा आज होने वाला है, इसमें लिखा पड़ी। चलिए सबसे बाहर की तरफ हमारी जो लेयर है उसका नाम क्या है बताइए? ग्लाइकोकैलिक्स होती है। और ये किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की है बनी हुई। और ये 2 तरीके की हो सकती है। अगर ये पॉलीसैकेराइड लूजली पैक्ड है, स्लाइमी लेयर, तब इसे हम स्लाइम पैक्ड बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलते हैं। अगर ये टाइटली पैक्ड है, कैप्सूल, तब इसे हम कैप्सूल लेयर कह देंगे। और कैप्सूल आपने पढ़े हैं, अगर 12th क्लास में पढ़ा हो, जो 11th वाले वो 12th में पढ़ेंगे। 2 तरीके के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो होता है बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया कॉज करता है। एक रफ और एक वो एस टाइप और आर टाइप 2 टाइप के इसमें स्ट्रेन मिलते हैं और इसी की वजह से कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से ऐसा होता है। अगर ये कैप्सुलेटेड है, अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की लेयर मिलेगी तो वो कैसे हो जाएंगे? स्मूथ हो जाएंगे। और अगर कैप्सूल नहीं मिल रहा है तो वो हो जाएंगे रफ। इसीलिए एस टाइप और आर टाइप बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। अगर कैप्सूल मिल रहा है तो ये क्या करेगा? ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया को ये कैप्सूल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है। और अगर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिल गया बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया तो बच गया। इस तरह से बैक्टीरिया हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हम दवाई भी खाते हैं फिर भी हम परेशान रहते हैं, वो इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगली लेयर की। जो हमारी अगली लेयर है वो कौन सी है? वो है सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, जिसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं। और म्यूरिन खुद में नैम और नैक की 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। नैम, NAM, नैम, N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, और नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और ये दोनों प्रोटीन्स के बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, प्रोटीन के बीच में कवरिंग रहती है। अभी हम दिखाएंगे आपको पूरा, मेरे पास PDF है वो दिखा देंगे आपको कैसे ये कवर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? N एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, म्यूरेनिक एसिड। और ये हो गया N एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक, ये बनी होती है सेल वॉल। यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन की क्वेश्चन अगर आएगा तो आप डायरेक्ट लगाओगे, या म्यूरिन की बनी हुई है। ठीक है, अब तो ये नॉर्मल नहीं, सेलुलोज की नहीं बनी हुई है सेल वॉल, ना काइटिन की बनी हुई। सेलुलोज की बनी हुई किसकी होती है सेल वॉल? प्लांट्स की। और काइटिन की बनी हुई किसकी होती है? फंगस की। याद रखिए, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक जगह और भी आएगा, इंसेक्ट का आउटर कोट किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। याद रखिएगा, चीजें हम आपको बताते रहेंगे।
इसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा? Plasma प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे तीनों लेयर आउटर कवरिंग तैयार हो गई, जिसे हम आउटर कवरिंग कह रहे हैं। ठीक है, ये कवरिंग तैयार हो गई। अब अंदर चलते हैं इसके, और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो जो लिक्विड अंदर भरा होता है वो क्या है? सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो हमें कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि इसमें सर्कुलर डीएनए होगा इसका। ठीक है, ये जो सर्कुलर डीएनए होगा यही इसका न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मिलेगा। क्वेश्चन, सर्कुलर क्यों होता है? सर्कुलर डीएनए यही इसका न्यूक्लियोइड में मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता इसमें। हाँ, सर्कुलर डीएनए जो होता है ये गोल है, और इसका स्ट्रेटनेस इसीलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। कौन से प्रोटीन एब्सेंट है? हिस्टोन प्रोटीन्स, ये याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। ठीक है, ये अभी हम हटा देंगे, सारी चीजें हट जाएगी क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम होने वाला है, इसे नीचे वाला सब लिख लीजिएगा। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ एब्सेंट होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर राइबोसोम भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? राइबोसोम मिलते हैं, हम यही लिख के दे रहे हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को किस टाइप के होते हैं? 70S टाइप होते हैं। कुछ राइबोसोम mRNA के ऊपर चिपके हुए भी होते हैं, mRNA के ऊपर भी चिपके हुए होते हैं। ढेर सारे राइबोसोम जब mRNA से जुड़ जाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं। क्या मिलती है बेटा? इंक्लूजन बॉडीज। ये रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी ना? हाँ, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इंक्लूजन बॉडीज में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिर्फ यहाँ दिखा रहे हैं हम, लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं। इस याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसका मतलब है राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन वो कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर? जो इंक्लूजन बॉडी है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा, जैसे कौन कौन सी ग्रेन्यूल हैं? गैस वैक्यूल है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। हाँ, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज में वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रेन्यूल होती हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल होती हैं। ठीक है, फॉस्फेट भी हो सकती हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल होगी। इसके अलावा यहाँ कुछ एक आध बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें गैस वैक्यूल भी मिलेगी। वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें गैस वैक्यूल मिलती है? ब्लू, ग्रीन और पर्पल, वो कर पाए फोटोसिंथेसिस। हाँ, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो कौन से होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पर्पल और पर्पल बैक्टीरिया है ना, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, तो गैस वैक्यूल भी यहां मिलेंगी। अभी वैक्यूल के बारे में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट में तो बताएंगे, सैप वैक्यूल होती है, गैस वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और फूड वैक्यूल होती है। 4 तरीके की वैक्यूल होती है, जिसमें से गैस वैक्यूल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके हाँ, कुछ कोई पूछो? इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है और इन्वेजिनेट होके कुछ स्ट्रक्चर बनाती है, उसे क्या कहते हैं? मीसोसोम या मीसोसोम कहते हैं।
ये जो मीसोसोम होता है इसके 5 फंक्शन है, बताएंगे आप हमें? फॉर्मेशन, Secretion. सबसे पहले तो सेल वॉल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन रेप्लिकेशन, या सेल वॉल इलॉन्गेशन है। हाँ, DNA replication. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। डीएनए Replication. रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सिक्रीशन डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल Distribution to daughter cell. और डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ सेल वॉल इलॉन्गेशन इसी में ही है, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ। टू डॉटर सेल। और सर एक वो होता है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा। और क्या होता है? सर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स को रखना है, रेस्पिरेशन के एंजाइम होते हैं। इस साल नीट में 2025 में यही क्वेश्चन मीसोसोम का पूछा गया था, फंक्शन। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया। ये एक बैक्टीरिया का बेसिक चीजें हो गई, अंदर अंदर की एक चीज रह गई है, बताइए कौन सी रह गई? Plasmid. यस, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? बेटा यहाँ पे हमने सर्कुलर डीएनए बताया। ये सर्कुलर डीएनए एक्ट करता है एज अ सिंगल क्रोमोसोम। अगर कोई पूछे बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्या बताओ? एक क्रोमोसोम होता है। वैसे तो क्रोमोसोम होते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे इंटेंशनली आपसे कि भाई साहब बताइए तो बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम है, तो आप क्या बताओगे? सिंगल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में। चलिए, अब यहां तो गंदगी ज्यादा हो गई, एक और डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली बाहर की तरफ 3 लेयर हैं जो इनका एनवेलप बना रही हैं, और अंदर का सारा मटेरियल हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक, अब बाहर की तरफ आते हैं। सेल के ऊपर ये स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ये कैसे हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं ये, फ्लैजिला और सीलिया। ठीक, फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला बड़े होते हैं, सीलिया छोटे होते हैं, बस इतना फर्क है। स्ट्रक्चर दोनों का लगभग एक सा ही होता है। फ्लैजिला जो होते हैं वो इंडिविजुअल मूवमेंट देते हैं, और सीलिया जो होते हैं वो ज्वाइंट मूवमेंट देते हैं, एक साथ मिलके वो चलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं। फ्लैजिला 3 चीजों से मिलके बना होता है, बताइए कौन सी वो 3 चीजें हैं? बेसल बॉडी, Hook. हुक Filament. एंड फिलामेंट। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलके आपका एक फ्लैजिला बनता है। एक चीज जो अंदर रह गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो भी हमने जैसा कि आपको बताया फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे, उनमें एक अंदर की तरफ Chromatophores. हाँ, अंदर की तरफ एक इमेजिनेशन है जिसके अंदर पिगमेंट्स भरे हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, ठीक है, ये कलर इसके अंदर है, यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर है? अब इसके अलावा इस पे कुछ नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। Villi. जी, नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ये, नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम फिम्ब्री या पिलाई कहते हैं। पिलाई से कंजुगेटिव ट्यूब बनाता है, फिम्ब्री अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। यस, फिम्ब्री जो होता है ये क्या करता है? ये अटैचमेंट के लिए है। मान लीजिए बैक्टीरिया जा रहा है, आपने बैक्टीरिया खा लिया, आपके अंदर की तरफ जा रहा है बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया को चिपकना था थ्रोट से। जब अंदर की तरफ गले में ये चिपकेगा, इसोफेगस में जाके चिपकना है, तो कैसे चिपकेगा? एडेसिव स्ट्रक्चर्स तो होना चाहिए, कोई ब्रेक तो है नहीं इसके पास रुकने के लिए, तो वो ब्रेक्स कौन लगाएगा? फिम्ब्री लगाएगा। ये मोशन को क्या कर देगा? सीज कर देगा, ये लोकोमोशन को सीज कर देगा। और पिलाई जो होता है, ये पिलाई ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स फेवरेबल कंडीशन में अगर रिप्रोडक्शन कर रही हैं तो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में नहीं कर रहा है रिप्रोडक्शन तो कैसा करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। याद रखिएगा बैक्टीरिया की खास बात यह है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन करेगा? पिलाई। Formation of conjugation tube and section. और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करता क्या है? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब काम करती है आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। अभी हमने आपको बैक्टीरिया में एक चीज और बताई थी, बैक्टीरिया के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, हमने आपको बताया प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। 3 टाइप के होते हैं। हाँ, रेप्लिकेटिंग, Fertility. सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ हाँ। रेप्लिकेटिंग, सर्कुलर, जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, जिसे हमने क्या कह दिया है बेटा? प्लाज्मिड कह दिया है। और प्लाज्मिड का यूज 12th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी में बहुत है। यहां फिलहाल में हम आपको प्लाज्मिड दो तरीके बता रहे हैं। अभी 12th वाला भी एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे PBR 322 का। प्लाज्मिड 3 तरीके के होते हैं। एफ प्लाज्मिड, आर और कोल। एफ प्लाज्मिड, Oligogenic. आर प्लाज्मिड और कॉल प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड फॉर फर्टिलिटी। Fertility. अगर फर्टिलिटी प्लाज्मिड है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड मिले, प्लाज्मिड क्या? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी डीएनए के अलावा कुछ और मटेरियल। अगर एक बात और याद रख लीजिए, अगर यही प्लाज्मिड इस जेनेटिक मटेरियल से टेम्परेरीली अटैच हो गया, याद रखिएगा टेम्परेरीली ये अटैच हो गया है, तो इसी प्लाज्मिड को हम कह देंगे इपीसोम। क्या कह देंगे बेटा? एपिसोम। यानी प्लाज्मिड ही एपिसोम है जब वो टेम्परेरीली अटैच हो जाता है। किससे? जेनेटिक मटेरियल से, न्यूक्लियस से या न्यूक्लियोइड से। तो जिसमें फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड है, वो फर्टिलिटी दे रहा है, उसको हम उस बैक्टीरिया को कह देते हैं एफ पॉजिटिव। और जिसमें फर्टिलिटी वाला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? एफ Negative. नेगेटिव कह देते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। आपने कहा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर फर्टिलिटी वाला प्लाज्मिड है, दैट मींस कि ये एफ पॉजिटिव है। और अगर ये एफ पॉजिटिव है, फर्टिलिटी वाला है, यानी ये इसमें पिलाई मिलेगी। क्या मिलेगी? Pillar. पिलाई मिलेगी। और दूसरा बैक्टीरिया है जो कैसा है? एफ नेगेटिव है, इसमें पिलाई नहीं मिलेगी। ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और जब कांटेक्ट में आएंगे ये पिलाई इससे जुड़ जाएगी और एक ट्यूब बनाएगी। इस ट्यूब को हम क्या कह देते हैं? Conjugation. कॉन्जुगेशन Tube. ट्यूब। और अब रिप्रोडक्शन शुरू होगा। यहां से इसका प्लाज्मिड उठ के इधर चला जाएगा, गैमीट की तरह बिहेव कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। कौन? पिलाई। समझ में आई? पिलाई किसमें हेल्प कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत इसमें? यहां तक बैक्टीरिया में कोई दिक्कत नहीं है। हम बैक्टीरिया को अच्छे से समझ गए हैं, बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हैं। ठीक, प्लाज्मिड हो गया, एपिसोम हो गया। आर प्लाज्मिड जो होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस होता है। ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देगा, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, और कॉल जो होता है ये कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर निकालता है। आसपास हो जैसे जिससे कोई दूसरे वो ना हो। हाँ, कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर को रिलीज करेगा, जो ये कहेंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसके आसपास कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया ग्रो ना हो। उन फैक्टर की वजह से ही ये बैक्टीरिया आसपास के दूसरे वाले बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक देगा। अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, दूसरों की कॉलोनी को चेक कर देगा, रोक देगा। क्लियर हो गई बात?
यहां तक आपका प्लाज्मिड का पार्ट समझ में आ गया। अब एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 12th क्लास की एनसीईआरटी में। क्या आपको याद है? ये आपको यहां पे एक प्लाज्मिड देखने को मिल रहा है। ये प्लाज्मिड है PBr322। कौन सा प्लाज्मिड है? PBr322। P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रॉड्रिगेज और 322 उसका नंबर है। ठीक है, तो बॉलिवर रॉड्रिगेज ने इसकी डिस्कवरी कर दिया, बनाया था। ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो प्लाज्मिड है इसमें यहां पे आपको मिल रही है एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस का जीन। ये एम्फीसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, उससे रेजिस्टेंस का जीन है। और यहां मिल रहा है टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन। ये वाला जो जीन है ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस का जीन है। तो इसमें आपको दो जीन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? एम्फीसिलिन से रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन। दोनों एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। आपको ये तो बताया था आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस वाला वो क्या देगा? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस। तो इसमें दो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस यहां देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन की ओरिजिन जहां से होती है वहीं से रेप्लिकेट करता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। यानी डीएनए से डीएनए बन गया तो इसका मतलब क्या है? वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपना रेप्लिकेशन खुद कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे रोप एक प्रोटीन को बनाने वाला जीन है। जो रोप प्रोटीन जो होती है वो किसमें हेल्प करती है? कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स हैं। ये इन पर्टिकुलर साइट पे कट कर सकते हैं। कौन कौन से एंजाइम है? याद रखिएगा 8 है टोटल। PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट किसको कट कर सकता है? एम्फीसिलिन को कट कर सकता है। BAMH फर्स्ट और SAL फर्स्ट ये किसको कट कर सकता है? टेट्रासाइक्लिन को कट कर सकता है। रोप किसको कट कर सकता है? PVU सेकंड जो है वो रोप को कट कर सकता है। हिंद थर्ड, क्ला फर्स्ट और EcoRI फर्स्ट, EcoR फर्स्ट ये जो है ये यहां पे कट कर सकते हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने डिस्कस कौन सा था? हिंद सेकंड था। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा जो है ये PBr322 एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड को यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर, जीन को ट्रांसफर करने के लिए इसे यूज करते हैं, जो अभी हमने आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से देखकर और बताया। ठीक है, आ जाते हैं वापस यहीं पे। तो आपने पूरा समझ लिया एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके अलावा हमारे कुछ नोट्स हैं, अब हम लोग उस पर आते हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स को किस किंगडम में रखते हैं। देखिए हमारे RH विटेकर साहब हैं। कौन है? RH विटेकर साहब हैं। उन्होंने क्लासिफिकेशन करा है, पूरा क्लासिफिकेशन RH विटेकर साहब ने किया है। और RH विटेकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया है उस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो RH विटेकर ने कौन से सन में क्लासिफिकेशन किया और क्या किया इसके ऊपर चर्चा। तो RH विटेकर ने 1669 में प्रपोज किया 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। ये 5 किंगडम को यहाँ पे क्लासिफिकेशन में किया गया है। ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? देखिए यहां से क्वेश्चन आया है, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया है कि किस क्राइटेरिया के ऊपर क्लासिफाई किया है। तो 5-6 क्राइटेरिया है इन्होंने इंक्लूड किया। सबसे पहला क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चौथा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यानी ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5। यानी कि 5 चीजें देख के इन्होंने क्लासिफाई किया है। किन किन बेसिस पे? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशन में पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया। और इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है। एक टेबल यहां पे दी हुई है, उस टेबल को हम लोग देखें। इस टेबल को बेस बनाते हुए नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, याद है आपको?
अभी आपका क्वेश्चन आया है नीट 2025 में, इसी टेबल को बेस बनाते हुए उन्होंने सबसे पहले कैरेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में बनाने को कहा कि कौन से कैरेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, और 5 पॉइंट दे दिए थे, याद आया। तो सबसे पहले इन्होंने सेल टाइप की बात करी है, सबसे पहले किसकी बात करी है, सेल टाइप की बात करी है। और यहाँ 5 किंगडम है, देखिए मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखा गया है मोनेरा में, और इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल को तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग किस किंगडम की बात कर रहे होंगे, किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा पूरी एनसीईआरटी में इसी तरीके से पढ़ना होता है आपको, तभी नीट निकलेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। तो सेल टाइप की बात करो तो ये प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल की बात करो तो इसकी नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है और अमीनो एसिड की बनी हुई है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करो तो प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट ही है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो तो ये कैसे हैं, याद रखिए सबसे ज्यादा टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें मिलेगा, मोनेरा में मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में सबसे ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन, यानी हर तरीके से वो न्यूट्रिशन कर सकते हैं, वो कीमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, वो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, वो सब तरीके से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो गए, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक भी हो गए, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सारे तरीके के न्यूट्रिशन यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा की बात करी जाए तो यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, फंजाई की बात करी जाए तो फंजाई में सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बात समझ दो, न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक ही होता है और इनकी सेल वॉल बनी होती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं। सेल वॉल फंगस की कितनी होती है, फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अभी बताया आपको, ये सारे के सारे यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये सारे के सारे। जब यूकैरियोट लिख दिया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सब में प्रेजेंट ही होना है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू टाइप के होंगे फंजाई, ठीक है। और यहां से टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम और यहां पे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। यहां मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करो तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमल्स तो हेटरोट्रॉपिक होते ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और यहां पे किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। देखिए बैक्टीरिया के भी 2 टाइप हो गए, कौन कौन से, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अगर ये प्रिमिटिव टाइप के होंगे तो इन्हें हमने आर्की बैक्टीरिया में रखा है, प्रिमिटिव टाइप, एंशिएंट बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया है जिसमें इंक्लूड करे जाते हैं बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है। पहले हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में यहां चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। साइनो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ठीक है। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी कॉर्नर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है यू बैक्टीरिया के बारे में, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होगी। अगर ये मोटाइल होंगे तो इसमें फ्लैजिला भी देखने को मिलेगा। साइनो बैक्टीरिया की बात करी जाए, ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, और उसमें क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। यानी अगर हम यूनिवर्सल पिगमेंट की बात करें फोटोसिंथेसिस का, वो क्लोरोफिल ए है, सब में देखने को मिलेगा, चाहे वो फियोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, क्लोरोफाइसी हो, बैक्टीरिया हो, सब में क्लोरोफिल ए तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मरीन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक, इतने तरीके से हो सकते हैं। कॉलोनीज इसकी जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, इसके ऊपर जेलेटिन की शीट होती है। दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम, आपने नाम सुना होगा, तो ये ब्लूम बनाएंगे, पॉल्यूट कर देंगे पानी को। सम ऑफ these organisms fix atmospheric nitrogen, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रेट को, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल देना, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है।
और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशल टाइप की सेल्स में होगा जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट कहेंगे। नॉस्टॉक एनाविना इसके एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अलावा 12th क्लास में भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ट्वेल्थ क्लास में बैक्टीरिया की बात करी जाए तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप का यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। बैक्टीरिया ब्रॉड शेप दिख रहा है, मैग्नीफाइड है आपका यहाँ पे ए वाले फिगर में, ये रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा बी वाली जो फिगर है आपकी Spherical. उसमें आपको स्फेरिकल बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, सी वाली जो फिगर है आपकी उसमें फिर रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहा है लेकिन उसको और मैग्नीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको देखिए फ्लैजिला रॉड शेप बैक्टीरिया। यहाँ वायरसेस की बात करें, वायरस में हम सिर्फ बैक्टीरिया को फोकस करेंगे। यहाँ आपको कॉलोनी दिख रही है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिश। यहाँ पे आपको White colony. बैक्टीरिया की कॉलोनी दिख रही है जो ग्रो कर रही है पेट्री डिश में। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करी जाए हमारे बैक्टीरिया का यूज क्या क्या है, बैक्टीरिया का यूज क्या क्या है, देखिए थोड़ी सी चीजें यहां से पकड़ते चलेंगे। बैक्टीरिया को हाउस होल्ड प्रोडक्ट में इसका क्या यूज है बैक्टीरिया का, देखिए हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, नाम इसका क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट ग्रो करेगा, मिल्क में कन्वर्ट करेगा इसको किसमें, कर्ड में। ये हमारी केसिन प्रोटीन होती है, मिल्क की केसिन प्रोटीन, उसको जमा देता है। ठीक, ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। जो हमारी केसिन प्रोटीन है उसको पार्शियली डाइजेस्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, हमारा जो थोड़ा सा अमाउंट का कर्ड है वो मिला दिया जाता है। आपने जब दही जमते हुए देखा होगा, दूध में हल्का सा गुनगुना किया, उसमें हमने दही को डाल दिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया, वो अपने आप ही पूरा डल जाएगा। तो जो कर्ड अमाउंट में, जो छोटा सा अमाउंट में डाला जा रहा है उसे कहते हैं इनोकुलम या स्टार्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये हमारे दूध की क्वालिटी को और अच्छा कर देते हैं, मिल्क में हमारे जो है इंक्रीज कर देंगे किसको, विटामिन B12 को। ठीक है, और इन अवर स्टमक टू लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक कर देंगे, रोक देंगे, वही कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर निकाल के ये रोक देंगे कि भाई बाकी चीजें ना यहाँ ग्रो हो, सिर्फ हम ही ग्रो करेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में भी यूज करा जाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करी जाए तो बीवरेजेस में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं हम लोग, सॉरी ये तो ईस्ट लिखा हुआ है, ये तो ईस्ट है, बैक्टीरिया का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, ईस्ट है। एंटीबायोटिक, हमने कल आपको बताया था बहुत सारी एंटीबायोटिक बनती है बैक्टीरिया से। कौन सी एंटीबायोटिक थी जो बैक्टीरिया से बन रही थी, कल ही आपको बताया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था वीजमान ने। ठीक है, याद रखिएगा, वीजमान ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा कुछ केमिकल्स बनेंगे बैक्टीरिया से, जैसे अगर बात करी जाए एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये बैक्टीरिया है जो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम, ये क्या बनाएगा, ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से बैक्टीरिया ने क्या करा, ये काम। इसके अलावा नीट 2025, देखिए नीट 2025 बैक्टीरिया को अगर आपने सही से पढ़ लिया तो नीट 2025 के कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन आप यहीं देखिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस and modified by genetic engineering is used as clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infection leading to heart attack। याद रखिए ये क्वेश्चन इस बार आया है नीट 2025 में, क्वेश्चन आया है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, सब यहीं से आते हैं, बस आपको अच्छे से इसे पढ़ना होता है
और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, देखिए 11th के साथ में हम कूद गए थोड़ा सा 12th में, तो अगर कंपाइल कर लेंगे एक साथ सारी चीजें खत्म, और फिर बैक्टीरिया का कोई हमें जिक्र नहीं करना पड़ेगा दोबारा से। अब बैक्टीरिया के कुछ और भी चीजें हैं जो बैक्टीरिया से बनती हैं, और वो माइक्रोब्स एज सीवेज ट्रीटमेंट में भी हम बैक्टीरिया का यूज करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। जब सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा जो सीवेज है उसमें होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर मिले हुए, और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। वो एरोबिक बैक्टीरिया ये काम करते हैं डाइजेशन का, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, इसके अलावा फिर नॉन एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं और एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं। और वो करते क्या है, वो हमारी इसके बीओडी को कम कर देते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी को कम कर देंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया के बहुत सारे और यूज भी हैं, ठीक है। जैसे बायोगैस प्रोडक्शन में जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो मेथेन प्रोड्यूस करेंगे, मेथेनोजेंस, मेथेनोबैक्टीरियम, ये हमारे जो हैं बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, मेथेन प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ बैक्टीरिया का जिक्र चल रहा है, आप देखते रहिए, ये कहां मिलेंगे, कैटल्स की आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया की बात करी जाए एज बायो कंट्रोल एजेंट, बैक्टीरिया किस तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस हमने नाम आपको बताया था, बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम बताया था। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस हमारा एक बैक्टीरिया है, बीटी कॉटन बनाते हैं उससे, बीटी कॉटन, ये बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस है, इंसेक्ट की गट में ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को, बटरफ्लाई के कैटरपिलर वगैरह, कैटरपिलर लाइक जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी गट में जाएगा और उनके गट को फाड़ देगा, छेद कर देगा और वो मर जाएंगे। बैसिलस थुरिंजेंसिस, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी टोबैको, इस तरीके की चीजें यहाँ बनाई गई। इसके अलावा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे वो क्या है, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, एज इट इज आपको याद करना है। बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो मिल के काम करेंगे किसी के साथ, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में काम करेंगे, एज अ सिम्बायोट काम करेंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल रहेंगे, अलग रहेंगे, फ्री लिविंग होंगे, तो यहां पे वो नाम आपको देखने को मिलेंगे। The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, cyanobacteria. Biofertilizers के मेन सोर्स क्या है आपके, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, या साइनोबैक्टीरिया हो गया। कुछ बैक्टीरिया नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया कहां मिलेंगे, लेग्यूमिनस दालों वाले प्लांट्स की रूट की नोड्यूल्स में मिलेंगे, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें ज्ञान दें, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ, दोनों को फायदा हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही बैक्टीरिया का भी है कि बैक्टीरिया क्या करता है, रूट के अंदर रहता है, उसे शेल्टर मिल गया, रहने की जगह मिल गई, खाना मिल रहा है, उसके बदले में वो क्या कर रहा है, वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को नाइट्रेट और नाइट्राइट में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फिक्स कर देता है, ठीक। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है, जिसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बैक्टीरिया का नाम आ गया। These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living. देखिए अब कुछ आए free living, वो कौन थे, Azospirillum, Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया भी यहां दिए हुए हैं। साइनोबैक्टीरिया अभी जो नाम वहां 11th क्लास के एनसीईआरटी में है, वो 12th क्लास के एनसीईआरटी में देखिए कैसे हमने कंपाइल कर दिए सारे। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट,
विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों एनवायरनमेंट में होंगे और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर सकते हैं। और ये एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया 3 नाम आएंगे। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। पैडी फील्ड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, पैडी फील्ड्स में क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी डालेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाएंगे और इंक्रीज कर देंगे वहां की सॉइल की फर्टिलिटी को। ठीक है, हमारे देश में ऐसा बहुत सारा काम हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने बैक्टीरिया की ये बातें तो कर ली। अब हम लोग वापस अपने नोट्स पे आ जाते हैं, जो हमारे नोट्स चल रहे थे वहां पे आते हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एनाबिना, नॉनस्टॉप, ये बात हो गई हमारी 11th क्लास की चल रही है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया एंड यूज एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपको बताया कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कई तरीके से हो सकता है। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन अगर ऑटोट्रोपिक है तो वो 2 तरीके का हो सकता है, कीमोसिंथेटिक हो सकता है या फोटोसिंथेटिक हो सकता है। अगर वो केमिकल्स के थ्रू अपना एनर्जी ले रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो उसे कीमोसिंथेटिक कहेंगे। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, और यूज कर रहे हैं रिलीज एनर्जी। उनका यूज कर रहे हैं किसमें, रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले ग्रेट रोल इन साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल होता है, फास्फोरस साइकिल होता है। ये अभी अपना क्या हुआ कि एनसीईआरटी रिवाइज हुई। जब एनसीईआरटी रिवाइज हुई तो ये साइकिल्स हटा दिए गए। फास्फोरस साइकिल हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, पुरानी 12th क्लास की एनसीईआरटी में फास्फोरस साइकिल था और कार्बन साइकिल था। इसके अलावा हम सल्फर साइकिल भी पढ़ाया करते थे, नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ाते थे, लेकिन वो सारी चीजें 11th से नाइट्रोजन साइकिल को हटा दिया गया और 12th से ये फास्फोरस साइकिल, सारे साइकिल हटा दिए गए। लेकिन यहाँ इन्होंने लिख जरूर दिया है, ये चीज नहीं हटा पाए कि ये साइकिलिंग में हेल्प करेंगे, रिसाइकिलिंग में। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ये साइकिल चल, अगर नाइट्रोजन कहीं जाके फंस गई तो बताइए हमें नाइट्रोजन मिलेगी, और नाइट्रोजन नहीं मिली तो हमारे अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, अमीनो एसिड नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, नाइट्रोजन वाली काम ही नहीं हो, प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन चलती रहती है ना, हम मरते हैं फिर ये प्रोटीन टूटते हैं, नाइट्रोजन जो है फिर रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। 98% वो बनी ही हुई है एटमॉस्फेयर में। वो कैसे, साइकिलिंग चल रही होगी ना उसकी। वो साइकिलिंग कौन करा रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कौन उसमें, बैक्टीरियाज। और यही है वो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये वाले बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक कौन से, ऑटोट्रॉप तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, हेटेरोट्रॉप किसी दूसरे से अपना खाना ले रहे होंगे। तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा तो वही मिलते हैं भैया, वो अपना खाना नहीं बना पा रहे हो, किसी और को ही मार मूर के ले रहे हैं खाना। These तो क्या होता है, द मेजॉरिटी आर द इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। क्या है डिकम्पोजर, भाई तोड़ किसी मरी हुई चीज को, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को तोड़ेंगे और उसे खाते रहेंगे। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड। अभी आपको लैक्टोबैसिलस के बारे में बताया, ये कर्ड बना देगा। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, अभी एंटीबायोटिक के बारे में आपको बता दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस में अभी बताया कि राइजोबियम, लेगोमिनम, सोरम। देखिए सारे नाम अभी हमने आपको बता दिए, डिस्कस कर लिए। नोट्स आपको बनाना है, लिखना आपको है, ये काम आपका है। जितनी जितनी चीजें हमने अंडरलाइन करी थी सब आप लिखेंगे, ठीक है। सब आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जैसे वो क्या क्या करेंगे, वो डिप्थीरिया कर सकते हैं, वो टिटनेस कर सकते हैं, वो सिट्रस कैंकर कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की डिजीज हैं। अभी डिजीज को लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर, इसी लेक्चर के लास्ट में। बैक्टीरिया से रिलेटेड आज आप सब खत्म करके जाओगे। 12th और 11th में कुछ बचेगा नहीं इंशाल्लाह कि आपको बैक्टीरिया का कुछ पढ़ना पड़े, और यहां से लेकिन नीट तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला अगर बैक्टीरिया से बना। ये बहुत सारी डिजीज करेंगे, जैसे कॉलरा करेंगे, टाइफॉइड करेंगे, टिटनेस करेंगे, सिट्रस कैंकर करेंगे। कल लिखवाया था सर हमने, ये सारी डिजीज करेंगे, ठीक है। अभी हम इन डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड चीजें चल रही है। ये एनसीईआरटी का कॉर्नर है, वो अपने नोट्स हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है।
बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ये बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होता है, 1 से 2 में टूट जाता है। क्लियर है? हमेशा ये कहता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, देखिए मार्क करिए इस पॉइंट को, अंडर अनफेवरेबल दे प्रोड्यूस स्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अभी डीएनए ट्रांसफर करके बताया हमने आपको कॉन्जुगेशन में कि किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया बैक्टीरिया का, कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक यहां आता है बैक्टीरिया का बहुत छोटा सा रूप, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल। साइज बताया है आपको 2 to 3 नैनो, 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा का साइज, इतनी छोटी होती है। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं तो अपना शेप बदल सकती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर्वाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के ही। द मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये पैथोजेनिक है एनिमल और प्लांट्स में, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरा दिया हुआ है कि ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो है ये हमारा एक साइनोबैक्टीरिया है। कौन? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। और रेड कलर स्नो का, सी का, किसकी वजह से होता है रेड कलर? और सी सी का नहीं होता है, आइस का आइस का, स्नो का। स्नो का कलर रेड जो होता है वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, सी नहीं है, स्नो। ठीक है, हाँ, रेड कलर सी किसका होता है? गाइनेकोलॉक्स। साइनोबैक्टीरिया के बारे में तो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। क्रोमेटोफोर्स के बारे में अभी आपको बता दिया है। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ये सारी बातें हो गई हैं। हाँ, अब यहाँ आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हो गया, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में सारी बातें हो गई। अब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, जरा इनको ध्यान से देखिए। हमने आपको बताया बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है प्रिमिटिव टाइप, यू बैक्टीरिया थे ट्रू टाइप। तो ट्रू टाइप के बैक्टीरिया की तो डिस्कशन हो गया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। दे एंड आर ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहां दिए हुए। पहला है सेल वॉल लैक्स म्यूरेमिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन। पहला पॉइंट, इनके सेल वॉल में म्यूरेमिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। द लिपिड कंटेंट कैसा है? फिनाइल साइड ग्रुप्स है, इनमें फिनाइल साइड। और राइबोसोमल प्रोटीन्स आर यूजुअली एसिडिक होता है। ये पॉइंट पकड़िएगा, सेल वॉल के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया, अलग किया गया। इसमें सेल वॉल कोई है ही नहीं, इसमें म्यूरेमिक एसिड की होती है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरेमिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस कैसे करा गया। यही है वो जिसकी बेसिस पे डिफरेंस किया गया। यहाँ से क्वेश्चन उठा है, इसलिए हमने ये लिखा है, हमारे नोट्स में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुछ बेसिक फीचर हो गए। अब देखते हैं आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। वही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया किसको? आर्की बैक्टीरिया। कौन कौन से? मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि बायोगैस प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का यूज होता है। मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम वहां होता है ना। तो मेथेनोजेंस जो होते हैं ये वही मिलते हैं, मेथेन मेकर्स हैं, ये मेथेन बनाने वाले हैं। मेथेनोबैक्टीरियम आर एनारोबिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस मेथेन गैस फ्रॉम CO2 और फॉर्मिक एसिड, और वी कैन से दे प्रोड्यूस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग H2 एंड CO2 इनटू मेथेन। क्लियर है? ये बायोगैस बना देंगे। ठीक, ये कहां मिलेंगे? दे आर फाउंड इन रूमेन। देखिए, आपके जो गाय भैंस होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, जो जुगाली करते हैं। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? जो जुगाली करते हैं, खाली खाना नहीं मिला है वो तब भी मुंह चला रहे। देखा होगा गाय भैंस आपकी, वो खाना खाते रहते हैं, मतलब उनके पेट से खाना वापस ऊपर आ जाता है, वो तब उसे खाते हैं।
उनका जो पेट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। कितने हो गए? 4 पार्ट, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। इन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, क्योंकि उनमें रूमेन मिल रही है। ये जल्दी आपने बकरियों को देखा होगा, जल्दी खाना खा लेते हैं, खाना अंदर चला गया रूमेन में, और रूमेन में खाना जाने के बाद क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद ये जब खाना नहीं मिलता है तो ये उसी खाने को वापस लाते हैं मुंह तक और फिर अब चबाएंगे। इसे कहते हैं जुगाली करना। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट्स में की गट में रूमेन जो फर्स्ट पार्ट है स्टमक का उसमें मिलेंगे। ठीक है, कैटल, सीवेज, मार्शी एरियाज एंड अदर ऑक्सीजन फ्री हैबिटेट, उनमें जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां देखने को मिलेंगे। इन बायोगैस प्लांट्स दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, लिखा हुआ है। दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स, कैसे होते हैं एनारोब, एंड डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे। एग्जाम्पल में मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस। इसके बाद अगले, ये तो थे मेथेनोजेंस, अगले आते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मतलब हेलोजन, सॉल्ट लवर हो गए। ये कौन से हो गए? सॉल्ट लवर हो गए, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोबैक्टीरिया आर एनारोबिक फॉर्म्स एसोसिएटेड विद कोक्वाइड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये एनारोबिक फॉर्म है बैक्टीरिया की। कैसी? एनारोबिक। देयर हैबिटेट्स आर टाइडल पूल, सॉल्ट पॉन्ड्स, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है आपने देखा होगा। ठीक है, सॉल्टेड फिश, सॉल्टेड हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाले नीचे भी मिलेंगे। ठीक है, हेलोबैक्टीरिया कैन ग्रो वेल इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग हाई 25 to 35% ऑफ NaCl। अगर इसमें है तो इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये NaCl में रह सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डेवलप अ पर्पल कलर्ड पिगमेंट, जिसे हम बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। मेम्ब्रेन टू यूज सनलाइट एनर्जी टू रन देयर मेटाबॉलिक मशीनरी बाय प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, और वी कैन से दैट दे यूज सॉल्ट टू जनरेट ATP। तो ये हो गए हमारे कौन? हेलोफाइल्स। ठीक, तो इधर तो वो सी वाटर वगैरह में मिले। हाँ, ये तो यहाँ लिखा तो है सब कहाँ मिलते हैं, सब सॉल्टी एरिया। अब थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स यानी जिसमें आपका टेम्परेचर बेस्ड हो गया, यानी जहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स वहां हीट लवर है ये बेचारे। तो एरोबिक फॉर्म है ये बैक्टीरिया की, ऊपर वाली आपकी एनारोबिक थी, ये एरोबिक फॉर्म है। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगी और ये टॉलरेट कर सकती हैं अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दे ऑक्सीडाइज सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये वहां पे सल्फर और सल्फ्यूरिक। दिस हैपेंस इन एसिड हाईली एसिडिक मीडियम। अंडर एनारोबिक कंडीशन दे रिड्यूस सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। सम स्पीशीज आर द बेसिस ऑफ रिमार्केबल फूड वेब्स। तो हमारे फूड वेब में भी इनका एक अच्छा बेसिस ये बनाते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ दी हुई है कि देयर एग्जिस्टेंस एट वेंट्स इज साइटेड एज एविडेंस दैट लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड डीप इन द ओशन। वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिल रहा है ना, नीचे की तरफ मिल रहा है, जमीन के बिल्कुल पानी के अंदर समुद्र में मिल रहा है। तो इससे पता लगता है कि भाई पानी के बिल्कुल नीचे डीप सी में लाइफ आई हो। 12th में भी एग्जांपल टेक पॉलीमरेज से निकाल थर्मस। हाँ, वो थर्मस एक्वाटिकस टेक पॉलीमरेज आपका इसी से मिलता है। ठीक है, NCERT कॉर्नर की बात करी जाए तो इनके शेप्स की बात करी जाए अगर प्रोकैरियोटिक सेल की, तो देखिए PPLO प्निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे माइकोप्लाज्मा भी है। ठीक है, ये स्मॉलर है, शेप इसके अलग अलग हो सकते हैं। रॉड शेप बैसिलस, स्फेरिकल कोकस, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरलम स्पाइरल शेप, अलग अलग शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया। और अगर आप हमारे नोट्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें तो मिल रही हैं। 4 टाइप के हैं बेसिकली आपके, कौन कौन से? कोकाई यानी कोकस, स्फेरिकल शेप होंगे, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर बैसिलस रॉड शेप हो गया, स्पाइरलम स्पाइरल शेप हो गया, विब्रियो कॉमा शेप हो गया। ठीक, NCERT कॉर्नर की बात करी जाए तो NCERT में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा है वो सब कुछ वही है जो कुछ अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड।
उन्होंने कहा मीजोसोम होते हैं, मीजोसोम का काम क्या होता है, दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, जो अभी हमने बोर्ड के ऊपर बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया था और सब कुछ करा था। आप रोक के एक बार इसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, प्लाज्मिड कहलाता है वो डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, इसे प्लाज्मिड कह रहे हैं। प्लाज्मिड जो है वो क्या यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया के, ठीक है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे देगा, एफ प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड कॉलीसोमेटोनिक फैक्टर दे देगा, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए का भी उसमें ट्रांसफॉर्म करा देगा। भाई प्लाज्मिड ही एज अ वेक्टर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर कराने में। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी का, आप जो अभी पूछ रहे थे। स्ट्रक्चर की बात हमने पूरी बता ही दी है, बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सेल एनवेलप। स्टेनिंग की बात करते हैं, ग्राम स्टेनिंग, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने यहाँ पे स्टेन किया बैक्टीरिया को। किसने करा था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। और उन्होंने, ये डेनिश फिजिशियन थे, 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने काम किया था। डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्राम नेगेटिव। इन्होंने दो ग्रुप में से डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले करा क्या था, इन्होंने इसको जेंशन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट से सबसे पहले कलर किया, फिर आयोडीन 5% सोल्यूशन आयोडीन का लिया, और फिर उसके बाद इसको धोया। सबसे पहले देखिए, हम आपको स्टेप बता देते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले काम इन्होंने किया है कि सारे के सारे बैक्टीरिया को ले लिया और किसमें डाल दिया है, पर्पल या जेंशियन वॉयलेट, जेंशियन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट। इसमें डाल दिया सारे बैक्टीरिया को, 30 मिनट तक इसमें पड़ा रहने दिया। सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, ब्लू हो गए, ठीक है। और ये ब्लू कलर के जो बैक्टीरिया थे, इनको 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, फिर उसके बाद इसे रिंस किया यानी धोया। वाटर पहले पानी से, उसके बाद अल्कोहल, फिर अल्कोहल या एसीटोन। अल्कोहल से लिपिड की लेयर चली जाएगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन पे कलर रहा, और जिन पे ये कलर रहा उन्हें हमने ग्राम पॉजिटिव कह दिया। जिन पे कलर नहीं रहा उन्हें हमने क्या कह दिया, नेगेटिव। जिसमें लिपिड की लेयर ज्यादा थी उसमें नहीं रहा, उसमें कम थी। यहाँ लिपिड की लेयर ज्यादा थी, 20 to 30% ज्यादा थी। अब ये क्यों ऐसा था, और इसमें लिपिड लेयर कम थी, तो वहां हाई लिपिड था, यहाँ लो लिपिड था, ठीक है, हाई लिपिड था और यहाँ लो लिपिड कंटेंट था। इसके अलावा यहाँ टिकोइक एसिड मिल रहा था, टिकोइक एसिड यहाँ देखने को मिल रहा था, और यहाँ टिकोइक एसिड एब्सेंट था, ठीक है, यहाँ टिकोइक एसिड एब्सेंट था। ये ग्राम स्टेनिंग का पूरा पैटर्न है, जिसको हमने अपने नोट्स में यहाँ दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करा गया, सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट या जंक्शन वॉयलेट में डाला गया, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डाला गया, फिर उसको धोया गया, ठीक है। कुछ पे वॉयलेट कलर रहा और कुछ में वॉयलेट कलर नहीं रहा, जिसकी वजह से एक को ग्राम पॉजिटिव कहते हैं जिनमें कलर था, और जिसमें कलर नहीं था उसे ग्राम नेगेटिव कह दिया गया। क्वेश्चन आता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के क्या क्या वो थे डिफरेंसेस, तो यहाँ लिख दिया गया है। ग्राम पॉजिटिव जो था उसमें रिटेन था, वो कलर को रिटेन करे हुआ था पर्पल कलर, और यहाँ कलर नहीं था, डी कलराइज हो गए थे। दूसरी बात, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर यहाँ थिक होती है, यहाँ थिन होती है। टिकोइक एसिड यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं होता है। आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड वर्चुअली नहीं होता, यहाँ बहुत होता है, लिपिड्स बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ लिपिड जो है लो रहेगा, यहाँ हाई लिपिड रहेगा। यहाँ फ्लैजिला में बेसल बॉडी में 2 रिंग मिलेंगे, यहाँ बेसल बॉडी में आपको 4 रिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ टॉक्सिन जो है ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे और ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे सेल वॉल जो है हाई लाइसोसोमल सेल वॉल डिसरप्शन बाय लाइसोसोम यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा।
ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टू एनायनिक डिटर्जेंट्स यहाँ हाई और यहाँ लो। आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, कैसे होती है। ये आपका ग्राम स्टेनिंग का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से यहाँ सही एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक नहीं दी हुई है, यहाँ हमने आपको टेक्निक दिखा दी है किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग हो रही है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे कैसे स्टेन किया, कुछ ग्राम पॉजिटिव निकले कुछ ग्राम नेगेटिव निकले, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ दे दी हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में चीज़ें ये आई होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी कॉर्नर में आपको इसके ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता दिया है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अभी चीज़ें बची हुई हैं, एस टाइप और आर टाइप हम आपको बता चुके हैं, कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बता चुके हैं, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। नैम और नैग के बारे में, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। बाई क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, देखिए कुछ इस तरीके से, ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है और ये क्रॉस ब्रिज के थ्रू जुड़ी हुई है। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी होती हैं जो इन क्रॉस ब्रिज को ही नहीं होने देती, जैसे पेनिसिलिन है, वो इन्हीं क्रॉस ब्रिज को नहीं होने देगी, जिस वजह से इसकी सेल वॉल जो है वो बेकार हो जाएगी, सेल वॉल बेकार हो गई तो एंटीबायोटिक उसे किल कर देगी, ठीक है। ये बातें हो गई। ये आपको अब मिल गया है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये हो गया स्ट्रक्चर फ्लैजिला का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नाम आते हैं फ्लैजिलेशन के, जैसे ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये कुछ नाम आते हैं। अब हम यहाँ पे उनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, इन नामों को। बैक्टीरिया जो है उस पे जो फ्लैजिला है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग नाम है। ये फ्लैजिला जो लगा हुआ है इसके बेसिस पे बैक्टीरिया के नाम रखे गए हैं। वो नाम क्या क्या है? सबसे पहला है ए ट्राइकस। एब्सेंट होती है फ्लैजिला। ए ट्राइकस का मतलब हो गया फ्लैजिला एब्सेंट, एब्सेंट हो गया, ठीक। फिर मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला, एक फ्लैजिला मिलेगा किसी भी एक साइड में। फिर एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजिला बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला। तीसरा क्या हो गया? अरे लोफोट्राइकस, मल्टी फ्लैजिला सिंगल साइड, एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजिला मिल जाएगा। सर लोफोट्राइकस में बंच दोनों तरफ मिलता दोनों तरफ, है। यस सर। एक तरफ अलग, सेफेलोट्राइकस। हाँ सिंगल। सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में सिर्फ एक तरफ बंच मिलेगा आपको। और पेरीट्राइकस, पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी के ऊपर आपको फ्लैजिला ही फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। यानी ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और फिर पेरीट्राइकस, इतने टाइप के बैक्टीरिया है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला इनके नाम रख दिए। अगर शेप की बात करी जाए तो विब्रियो, स्पेरिकल, कॉलेरा, कोकस, बैसिलस, फिर विब्रियो और फिर स्पाइरोलम, ठीक है। इस तरीके से उनके शेप के बेसिस पे रखा गया नाम, और यहाँ इनके फ्लैजिला के बेसिस के ऊपर नाम रख दिए गए, ठीक। तो ये बात हो गई हमारी फ्लैजिला वाली। अब आते हैं, देखिए आगे। फ्लैजिला के बारे में बता दिया है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट है। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के, और 70S टाइप के राइबोसोम किससे किससे मिले होते हैं? 50S और 30S। 50S और 30। 30S। इस बार हमारा नीट में क्वेश्चन आया था 2025 में राइबोसोम के ऊपर। क्या था क्वेश्चन? कि वो 60S के एक होते हैं 60S और 40S, कि 60S और 50S, 80S और 70S के ऊपर क्वेश्चन आया था, यही राइबोसोम का। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन था। इंक्लूजन बॉडीज में देखिए, यहाँ पे जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं वो आपको बताया हमने कि इंक्लूजन बॉडी में रिजर्व मटेरियल रहेगा इन प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, हम बता चुके हैं। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ये 3 ग्रैन्यूल हैं। इसी के साथ साथ हमने कहा गैस वैक्यूल मिलेगी किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगी ये इंक्लूजन बॉडीज, ठीक। इसके अलावा ढेर सारे राइबोसोम्स अगर जुड़ जाते हैं mRNA के ऊपर तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्लियर है ये बात? ये हमारी बातें हो गई
इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके से हो सकता है। और यहाँ 2 पॉइंट लिखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है। ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब्स। इन पॉइंट को पकड़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिए जाए। ये क्या होते हैं टर्म? अगर ऑब्लिगेट एरोब है तो ये ऑब्लिगेशन है, टिके रहते हैं एक ही पे। दे आर बैक्टीरिया विच कैन रेस्पायर ओनली एरोबिकली, दे जनरली गेट किल्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन। ठीक, बैसिलस सबटिलिस एग्जांपल। ये स्टक ऑब्लिगेशन है, स्टक रहेंगे एक ही जगह पे। लेकिन फैकल्टेटिव अगर एनारोब है तो इनमें फैसिलिटी मिले तो ये शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे पे। दे आर बैक्टीरिया विच जनरली रेस्पायर एरोबिकली। फैकल्टेटिव एनारोब हैं, यानी फैसिलिटी मिलेगी तो एनारोब बन जाएंगे। वैसे क्या है ये एरोबिक एरोब्स हैं which switch over anaerobic mode of respiration, oxygen becomes deficient। जब ऑक्सीजन हमारी कमी होगी तो ये एनारोबिक मोड पे चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? यानी ऐसे ही ऑब्लिगेट एनारोब की बात आती है। ऑब्लिगेट एनारोब यानी ये कैसे है, ऑब्लिगेशन है, ये स्टक रहेंगे एनारोबिक कंडीशन में। लेकिन जैसे ही इन्हें फैसिलिटी मिलेगी, जो अगर फैकल्टेटिव वाले अगर आ गए तो वो फैसिलिटी में। हमने आपको क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बताया था, बोटुलिज्म होती है फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये हमारा ऑब्लिगेट एनारोब है। ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब की बात करी जाए तो फैकल्टेटिव एरोब यानी फैसिलिटी मिलेगी तो क्या बन जाएंगे ये एरोब। वैसे क्या है एनारोब, यानी रेस्पायर कर रहे हैं एनारोबिकली बट स्विच कर जाएंगे किसमें, एरोब्स में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन बता चुके हैं। बाइनरी फिजन 1 से 2 में ये टूट जाएगा, बेचारा 1 था 1 से 2 में टूट गया, बाइनरी फिजन हो गया। ठीक। इसके अलावा इसमें एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको बताया अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोस्पोर बनेगा। और एंडोस्पोर में कभी कभी पूछ सकते हैं कि इसकी लेयर कितनी होगी, तो 3 लेयर होती हैं। आप देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रही है 3 लेयर। सबसे पहले एक्सोस्पोरियम, फिर स्पोर पोर्ट और फिर कोर वॉल, ये 3 लेयर होती हैं एंडोस्पोर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अभी हमने आपको बताई बात। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ठीक है। और ट्रांसडक्शन, 2 पॉइंट हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ 2 पॉइंट, एक होता है ट्रांसडक्शन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जिस तरह से है उसका ट्रांसडक्शन हो गया। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। हाँ। क्या था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट? एसिस्टिन और एस्टिन वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिए थे। हाँ। तो एक की रफ बॉडी थी और हाँ। एक की स्मूथ बॉडी थी। हाँ। तो जो स्मूथ बॉडी वाले थे वो पैथोजेनिक थे और रफ बॉडी वाले नॉन पैथोजेनिक थे। ठीक है। एस और आर वाले में तो एक बार हमने आर वाला लगाया, बैक्टीरिया नहीं मरा, वो चूहा नहीं मरता। फिर अगर एस वाला लगाते हैं मर जाता है, चूहा मर जाता है। फिर हीट किल्ड एस वाला लगाते हैं तो चूहा नहीं मरता। दोनों को साथ, और अगर हम दोनों को साथ में मिला के लगाते हैं तो वो फिर मर जाता है। तो हीट दोनों को जब साथ मिलाया हाँ। तो आर वाला ट्रांसफॉर्म हो गया एस वाले में, उसके आसपास मटेरियल था हाँ। और उसने एस वाले को ले लिया अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल, तब वो ट्रांसफॉर्म हुआ। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, यानी बिना किसी वेक्टर के अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है, उसकी जेनेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर किसी वेक्टर के थ्रू हो रहा है तो ट्रांसडक्शन कहलाता है। ये पॉइंट पकड़िएगा। यहां से क्वेश्चन पहले जब सीपीएमटी टाइप के चलते थे तब ये क्वेश्चन आता था कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन किसने, तो ग्रिफिथ का तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने 1928 में ये काम किया था। और ट्रांसडक्शन किसने कराया है, जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में कराया है। ये पॉइंट पकड़ लीजिए बस। इसके अलावा क्या होता है क्या नहीं होता जाने दीजिए बस। जिंडर और लीडरबर्ग ने कब कराया, 1952 में ट्रांसडक्शन कराया। होता क्या? और अभी बताया आपको बिना वेक्टर, अगर वेक्टर के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसडक्शन, और बिना वेक्टर के हो रहा है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर तो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां देखिए बैक्टीरियोफेज का यूज करते हुए इन्होंने करा है तो ट्रांसडक्शन हो गया। क्लियर है? अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो यहां रोक दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे क्या करा है इन्होंने, आप उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्या क्या इन्होंने करा है।
वैसे हमने आपको बता दिया एक बहुत सिंपल तरीके से कि अगर वेक्टर का यूज कर रहे हैं और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे में, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, तो ये ट्रांसडक्शन है। अच्छा और बिना वेक्टर के हमने मिला दिया, नॉर्मली मिला दिया, वो जेनेटिक मटेरियल चला गया, आर वाला एस वाले को अपने आप ले लिया उसने, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके कॉन्जुगेशन की बात करी जाए, हमने आपको बताया एफ और एफ पॉजिटिव और F Conjugation नेगेटिव वाले के होते ऊपर, हैं। ये कॉन्जुगेशन करते हैं। देखिए यहाँ एफ पॉजिटिव वाला था, एफ नेगेटिव वाला था, और यहाँ देखिए कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये देखिए ये पिलाई बन रही है और यहाँ कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और उसने इधर ट्रांसफर कर दिया बैक्टीरिया। ठीक, ये ट्रांसडक्शन हो गया। इसके अलावा यहाँ साइनोबैक्टीरिया में अगर बात करी जाए राइजोबियम लेगुमिनोसोरम की, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया था, और ये राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जो होता है कहाँ मिलता है आपको? रूट की नोड्यूल्स में। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और उसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट मिलता है जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। कौन है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जिसका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? ये पिंक कलर का मिलेगा आपको, लेग हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा आपको वहां। इसके अलावा यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन सेलाइन कंडीशन? इनमें से कौन सेलाइन कंडीशन में मिलेगा आपको? कौन है वो? आर्की बैक्टीरिया आपको सेलाइन कंडीशन में देखने को मिलेगा। विरियोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस। वायरस और विरियोइड्स में क्या डिफरेंस रहता है? तो विरियोइड्स का जो कोट होता है आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट रहता है। ये देखिए नीट के क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए। इसके अलावा विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट डेफिनिट सेल वॉल? माइक्रोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी कह रहे हैं। Which of the following component provide sticky character to the bacterial cell? Stickness, अभी चिपकने वाला, स्टॉप करने वाला कौन था वो? ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, ये स्टिकी कैरेक्टर आपको देगा, जिसकी चक्कर में मिलता है। याद रखिएगा, नीट 2017 का क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स prior to fission। डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा? फिजन से पहले। फिजन से पहले। भाई एक बैक्टीरिया है, ये 1 से 2 में जा रहा है। ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये 1 से 2 में जा रहा है। तो इससे पहले इसमें इसको 2 हो जाना पड़ेंगे, तभी तो ये दोनों अलग अलग जाएंगे बैक्टीरिया के। तो प्रियर टू सेल डिवीजन या प्रियर टू फिशन। मेथेनोजेंस आर्ची बैक्टीरिया, क्योंकि एशियंस में आते हैं आर्ची बैक्टीरिया। मेथेनोजेंस जो है हाँ। वो किस में आते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मेथेनोजेंस, अभी हम आपको बता चुके हैं। Which of the following statement is wrong? यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया also called false bacteria है। यूबैक्टीरिया तो True ट्रू bacteria बैक्टीरिया होते हैं भाई। ये कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो गलत है। फॉल्स बैक्टीरिया, यही वाला तो सही है। बाकी स्टेटमेंट हमें देखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हम देख लेंगे। फाइकोमाइसीट्स आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। नहीं, हाँ सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। सही है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। सही है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं पूरी। Which of the following statement is wrong for viroid? Virus viroid हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। Their RNA is high molecular weight। ठीक है। The structure that help to attach rocks, Fimbriae। फिम्ब्री जो है वो रॉक्स वगैरह पे। Cell wall is absent in माइक्रोप्लाज्मा, आपने एक ही true nucleus is absent in आर्कीबैक्टीरिया। देखिए प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होगा ट्रू न्यूक्लियस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2014 का क्वेश्चन। अभी हमने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। Which structure perform function of mitochondria in bacteria? Respiration, cell wall elongation, DNA replication, distribution to the cell। ये सारे काम मीजोसोम के हैं। 2014 में भी आया, 2025 में भी आया। आप देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या होगा। The motile bacteria are able to move। कैसे भाई? फ्लैजिला या सीलिया के थ्रू तो होंगे। सीलिया तो वो कर रहा था ना, मेन तो सीलिया जॉइंट मूवमेंट देगा, ये आपका मेन है फ्लैजिला। ठीक। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होगी? रोडोस्पाइरम या स्पाइरोगैरा या क्लोमाइडोमोनास या अल्वा। तो याद रखिए स्पाइरोगैरा, क्लोमाइडोमोनास और अल्वा ये आपके कौन है? एल्गी हैं। और ये एनऑक्सीजेनिक की बात कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की, यानी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो रोडोस्पाइरम ये बैक्टीरिया है, इसी से नहीं निकलेगी ऑक्सीजन। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, हमने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको? मोनेरा में ही मिलेगी।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन नॉस्टॉप नॉस्टॉक में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड। बताइए, लैक्टोबैसिलस वाला था, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉपिक। याद रखिए हेटेरोट्रॉपिक। ये क्वेश्चन कहां से उठा रहे थे? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन देखिए कहां से उठा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन उठते हैं, पिछले सालों में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल? तो 23 SRRNA ये कैटलिस्ट है, याद रखिए, ये एंजाइम की तरह एक्ट करता है, हमने आपको बताया है 12th क्लास के एनसीईआरटी में है ये। इसके अलावा आते हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं इन यूबैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल से रिजेंबल कर रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूकैरियोट? इसमें से कौन यूकैरियोट नहीं? प्रोकैरियोट होता है ना, ई कोलाई हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है। एक्स्ट्रा एज की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, हमारी कुछ डिजीज हैं, जैसे अगर बात करी जाए कॉलरा, तो कॉलरा किससे होती है? विब्रियो कॉलरी से होती है। डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी से होती है। इन्फेक्शन जॉन्डिस लेप्टोस्पाइरा। मेनिंजाइटिस निसेरिया मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये याद रखिएगा, इन डिजीज में प्लांट की ठीक है। साइट्रस की के दवाई अंदर होती है। ये जॉइंटिस के लिए ये हो गई, यस सर। ठीक, ये मैन में होती हैं। इसके अलावा प्लांट्स की बात करी जाए तो सिट्रस केमिकल किससे होती है? Xanthomonas। Xanthomonas citri। एंगुलर लीफ स्पॉट Xanthomonas malvacearum। ठीक है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये किससे होती है? नहीं, ये लेट ब्लाइट ऑफ राइस Xanthomonas oryzae। देखिए राइस जब आएगा तो ओराइजा सटाइवा होता है, तो ओराइजी। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन Xanthomonas rubilens। एनिमल्स में देखिए एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, ये हमने आपको बताया था कल ही। एंथ्रेक्स डिजीज होती है शीप और कैटल में, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है। माइकोप्लाज्मा वगैरह के बारे में अगर बात करी जाए तो माइकोप्लाज्मा पाश्चर साहब थे, उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। ठीक है। नोकार्ड और रॉक्स ने जो है उसका कल्चर किया। ठीक, ये सब बातें आ जाती हैं माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। बैक्टीरिया की दो फॉर्म भी मिलती हैं, एल फॉर्म और माइकोप्लाज्मा। इन कल्चर द बैक्टीरिया, in culture of bacteria some bacterial cells develop which are without cell wall। अगर ये without cell wall है, and such bacterial cells which are without cell walls are known as L form bacteria। L for Lister Institute where these were reported। Important difference between L form bacteria and mycoplasma is that under optimal conditions L form bacteria develop cell walls whereas mycoplasma will never develop cell wall। तो आपने अभी देखा कि सेल वॉल किसी में नहीं भी मिलती थी, वो कौन था? माइकोप्लाज्मा था। लेकिन कुछ कल्चर मीडियम में कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनमें एल उसमें भी सेल वॉल नहीं मिलती, उन्हें हम एल फॉर्म कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर इनमें और माइकोप्लाज्मा में? तो क्या डिफरेंस है? अगर ऑप्टिमल कंडीशन दी जाए तो एल फॉर्म के बैक्टीरिया जो हैं वो सेल वॉल डेवलप कर लेंगे, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कभी भी सेल वॉल डेवलप नहीं होगी। तो बैक्टीरिया से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। बैक्टीरिया के ऊपर ही लैक ओपेरॉन का मॉडल दिया गया था। थोड़ी सी बात बताइए जरा लैक ओपेरॉन की, क्योंकि ऐसे हम लोग नीट बेस्ड भी बात कर रहे हैं। लैक ओपेरॉन जो मॉडल था ये किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था। और सबसे पहले इसमें क्या आता है? आई फॉर रेगुलेटर, फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर स्ट्रक्चरल जीन वाई और ए आता है, ये स्ट्रक्चरल जीन। Z किसके लिए कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो ग्लूकोज को लैक्टोज और उसमें तोड़ देता है। ये किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या करता है? ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है। और ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ता है। अगर किसी हम ऐसे बैक्टीरिया की बात करें जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिल रहा है तो वो क्या करता है? उस बैक्टीरिया की कॉलोनी में अगर कलर की बात करी जाए तो उसमें किस कलर, कैसा कलर आता है? ब्लू कलर आता है।
और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कट कर दिया जाए तो उसकी कॉलोनी का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यानी कि अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पॉइंट के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका कलरलेस वो हो गए कॉलोनी। अगर नॉन ट्रांसफॉर्म हो रहा है यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो कैसे हो जाएंगी, ब्लू कलर की कॉलोनी होगी। ये याद रखिएगा, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का है। इसके बाद वाई जीन जो होता है वो परलियस के लिए करता है, और ए जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए होता है। लैकोपेरॉन स्टार्टिंग में स्विच ऑफ होता है, और लैक्टोज जब आता है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है, और ये स्विच ऑन हो जाता है। पहले स्विच ऑफ होता है फिर स्विच ऑन हो जाता है, तो लैक्टोज ने इंड्यूस करा, इसीलिए इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम। में से तो सा टॉक्सिन निकलता है ए में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज होता है, वो जब हम लोग लैक्टोज को अंदर लेते हैं तो कुछ टॉक्सिक केमिकल भी अंदर आ जाते हैं। वो जो आपका ये वाला है ट्रांस एसिटाइलेज, ये उन टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। क्लियर? फिलहाल यहाँ तक हम लोगों ने पूरी बात कर ली, आपकी जितनी भी एनसीईआरटी की बात थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। उम्मीद कर रहे हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना आपने देख लिया। तो एनसीईआरटी अब इससे अलावा 2026 के 27 के क्वेश्चन इससे अलावा नहीं आने वाले। हैव अ नाइस डे।